बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है। इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम बोलते हैं कि बॉडी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है। और अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम बोलते हैं कि बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है। इस चैप्टर के अंदर हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उनसे रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर मोशन एंड फोर्स के अंदर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन समझाता हूँ। डिस्टेंस जिसको हम एस से शो करते हैं, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट जिसको हम शो करते हैं डी से। डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है? डिस्प्लेसमेंट जिसको हम शो करते हैं डी से और इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस जो है इट इज़ द टोटल लेंथ। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस टू पॉइंट्स के दरमियान की टोटल लेंथ को बोला जाता है, बिटवीन टू पॉइंट्स। और डिस्प्लेसमेंट डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जिस तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट, ये एक एक्स वाई एक्सिस क्वाड्रेंट है हमारे पास, और इसमें एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। दीज टू आर द पॉइंट्स, वन पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी। ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है। और ए से लेकर बी तक जो है वो अगर मैं इस तरह जाऊंगा, दिस इज नॉट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, जिसको मैं शो किससे करूंगा? एस से शो करूंगा। अगर मैं ए से बी डायरेक्ट जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है और ये एरो हेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट, जब मैं इस ओरिजिन से ए तक का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो डियर स्टूडेंट ओ से पोजीशन ए तक का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आएगा R1, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। और ओ से बी तक का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आएगा इसको हम बोलेंगे R2। तो डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए अगर आप इसमें देखें तो R1 की हेड जो है वो डिस्प्लेसमेंट की टेल से मिल रही है। सो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट R2। ये रिजल्टेंट R2 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल होगी? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये R1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो तो आप फाइनल पोजीशन के वेक्टर्स को, अगर फाइनल पोजीशन आई और जे कैप है किसी भी एक्सिस के अंदर, तो आप फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से माइनस करेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का ये फॉर्मूला है जो कि आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी के साथ साथ स्टूडेंट आप लोग ये भी याद रखेंगे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों के यूनिट सेम होते हैं। डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है। सेम एज इट इज डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर और इसकी डायमेंशन भी एल होती है। अब स्टूडेंट, इसी टॉपिक से रेलिवेंट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल लेंथ है, तो टोटल लेंथ हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगी। तो आप बोलेंगे सर आपने ग्रेटर के साथ इक्वल टू का सिंबल क्यों लगाया है?
डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, अगर बॉडी की मोशन ही स्ट्रेट लाइन हो, मतलब अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का रास्ता ही एक है और वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट इस टॉपिक में आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, अगर डिस्टेंस हमारे पास जीरो होगा देन इट इज़ कंपलसरी कि डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी हमारे पास जीरो होगा। अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर होगी तो इसका मतलब है बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। लेकिन डियर स्टूडेंट अगर डिस्टेंस हमारे पास जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जीरो हो भी सकता है और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड जीरो नहीं भी हो सकता। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर बॉडी का डिस्टेंस जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं भी हो सकता। तो डियर स्टूडेंट सपोज करते हैं, लेट अस सपोज कि ये हमारे पास एक वॉल है, जब इस वॉल के ऊपर मैं एक बॉल को फेंकता हूं तो बॉल 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, आगे जाती है और फिर 5 मीटर ही वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो इस बॉल का डिस्टेंस क्या होगा 10 मीटर, लेकिन बॉल जिस पॉइंट से गई उसी पॉइंट पर वापस आ गई। अगर उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किए, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या आएगी, जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है डेट इज इक्वल टू जीरो। जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास जीरो होगी लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। इसी तरह अगर सर्कुलर मोशन में एक बॉडी दोबारा उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए जहां से वो चली थी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। और तो इसका मतलब है अगर डिस्टेंस की वैल्यू जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं भी हो सकता का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उसने सेमी सर्कुलर पाथ बनाया इस तरह का, तो जब बॉडी यहाँ से चली है और यहाँ पर जब बॉडी पहुँची है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बॉडी का डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ और होगा, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डिस्प्लेसमेंट मे बी और मे नॉट बी जीरो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी टॉपिक से रेलिवेंट एक एमसीक्यू देख लेते हैं। एमसीक्यू डी स्टूडेंट हमारे पास है, इस एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है, मैं आपके सामने एक फिगर बनाता हूं देन आपसे आंसर पूछता हूं। स्टूडेंट सपोज दैट हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज अ सर्कुलर पाथ वी हैव, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ के अंदर डियर स्टूडेंट हमारे पास ये सर्कल का सेंटर है जिसको मैं ओ पॉइंट बोल लेता हूँ, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बी है और ये वाला पॉइंट हमारे पास है सी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक बॉडी जो है वो ओ से ए पर आई है, देन ए से बी पर गई है और फिर बी से सी पर गई है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 10 मीटर है। ठीक है, तो बॉडी की मोशन क्या है ओ ए बी सी। तो आपने ये बताना है इस फिगर को देख के कि बॉडी जब ओ से चली है ए पर आई है फिर बी पे और सी पर, तो आपने ये बताना है कि बॉडी का डिस्टेंस क्या होगा और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपने बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो ओ से लेकर ए तक आर और फिर ए से लेकर सी तक आधा सर्कल बन रहा है। पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई होता है, 2 पाई आर होता है और आधे का 2 पाई आर का हाफ पाई आर हो जाएगा। तो ओ से लेकर ए तक हमारे पास क्या आएगा आर प्लस ए से लेकर सी तक हमारे पास क्या आ जाएगा सरकमफेरेंस का आधा पाई आर। इज ओके। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर हमारे पास कितना है 10, पाई की वैल्यू 3.14 और ये आर 10, तो यहाँ पे 31 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये आर में जब ऐड होगा वैल्यू पुट करेंगे इधर आ जाएगा 41.4 मीटर जब आप आर की और पाई की वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट जब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ओ से चली और उसका फाइनल पॉइंट क्या है सी,
तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ये चक्कर नहीं निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ओ से सी तक होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओ टू सी, जो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 10 मीटर के इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट आपको इस तरह के क्वेश्चन याद होने चाहिए, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियर डिस्टिंग्विश होना चाहिए और इनसे रेलिवेंट आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने आने चाहिए। अब स्टूडेंट हम लोग चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड, जिस तरह हमने डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क देखा, इसी तरह हम स्पीड में और वेलोसिटी में फ़र्क जानते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट वेलोसिटी को हम v के ऊपर वेक्टर से शो करते हैं, जबकि स्पीड को हम सिर्फ v से शो करते हैं, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड डियर स्टूडेंट हमारे पास आती है, स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी हमारे पास होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों में आपने फर्क याद रखना है। स्पीड का भी डियर स्टूडेंट हमारे पास वही यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन है हमारे पास LT-1, LT-1, और वेलोसिटी का भी हमारे पास सेम यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन है हमारे पास LT-1। इधर ओके। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी पे जाने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के कुछ केसेस समझाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछता हूं। एमसीक्यू ये है कि एक बॉडी जो है वो लाहौर से मुल्तान जाती है, एक कार जो है वो लाहौर से मुल्तान जाती है, और देन वही कार मुल्तान से वापस लाहौर आती है। वो कार लाहौर से मुल्तान जाती है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और वो मुल्तान से वापस लाहौर आती है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। आपने स्पीड बतानी है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, दोबारा वापस उधर ही आ गई, आपने स्पीड बतानी है। स्पीड में डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस ऐसे जीरो नहीं होता। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने एवरेज स्पीड बतानी है कार की। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो डियर स्टूडेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन है आपके पास 40 किलोमीटर पर आवर। सी ऑप्शन है आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर, और डी ऑप्शन है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट एक कार लाहौर से मुल्तान गई है और देन वो मुल्तान से वापस लाहौर आई है, 40 किलो गई 60 किलोमीटर पर आवर से थी, वापस 40 किलोमीटर पर आवर से आई है। तो आप बोलेंगे सर एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो सिंपल है, आप दोनों को ऐड करें और डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास 50 आंसर आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, 50 इज नॉट द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मैं केस आपको समझाने वाला हूँ ये आपने अच्छी तरह याद रखने स्टूडेंट्स। इसमें जो एवरेज स्पीड का केस नंबर 1 है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एवरेज स्पीड को हम बल्कि इधर ही ले जाते हैं। एवरेज स्पीड बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम सेम ना हो, जिस तरह अभी मैंने आपसे इसमें पूछा लाहौर से मुल्तान और मुल्तान से वापस लाहौर का डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम सेम नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से गई है और कम स्पीड से वापस आई है। डिस्टेंस सेम है लेकिन टाइम सेम नहीं है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस की जगह हमारे पास s प्लस एस आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और इस t की जगह डी स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, अगर आप देखें तो t जब इधर जाएगा तो v इधर आ जाएगा। t की जगह मैं लिखता हूँ s ओवर v1 प्लस s ओवर v2 इधर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2s आ जाएगा, और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा v2 प्लस v1,
ये वाला, और साथ में हमारे पास v1 v2 हमारे पास कॉमन आ गया, इधर v2s आएगा, इधर v1s आएगा, दोनों में s कॉमन आ गया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी वो आएगी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये वाला s दोनों में कॉमन आएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। इज इट ओके? अब मैं v1 की जगह 60 पुट करूंगा, v2 की जगह 40 पुट करूंगा, और यहाँ पर 60 प्लस 40 पुट करूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरे पास आंसर 50 नहीं आएगा। आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं इसमें, मेरे पास जो आंसर आएगा डेट इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। ये देखें, 2v1 की जगह 60 और v2 की जगह क्या आ गया 40, और नीचे क्या है 60 प्लस 40, तो डियर स्टूडेंट 6 इंटू 4 2400 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4800, और नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर 50 नहीं आ रहा बल्कि 48 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि जब आप एवरेज स्पीड निकालें तो आपने देखना है कि डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका सेकंड केस है, ये आप खुद करेंगे, मैं इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अगर डिस्टेंस सेम ना हो दो पॉइंट्स के दरमियान, अगर डिस्टेंस सेम ना हो और टाइम सेम हो, इफ टाइम आर सेम, देन आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 ओवर 2। आप इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें आप डिस्टेंस की जगह लिख देंगे v1 v1t, और इस s2 की जगह v1t, और ये t प्लस t आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जिस तरह मैंने ये ऊपर वाला बनाया है। तो अगर टाइम सेम हो और डिस्टेंस सेम ना हो तो एवरेज स्पीड हमारे पास निकालने का फॉर्मूला है दिस वन। और डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास दोनों चीज़ें सेम ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हमारे पास डिस्टेंस भी सेम ना हो और टाइम भी सेम ना हो दो पॉइंट्स के दरमियान, तो फिर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, फिर एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को, जिसमें हम बोलेंगे S1 की जगह आ जाएगा v1t1 प्लस v2t2 ओवर t1 प्लस t2, अगर हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे, प्लस t1 प्लस t2, अगर डिस्टेंस भी सेम ना हो और टाइम भी सेम ना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रिगार्डिंग एवरेज स्पीड, जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। इस तरह स्टूडेंट आपको वेलोसिटी और उसकी टाइप्स का भी पता होना चाहिए। वेलोसिटी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम किसे कहते हैं, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी डियर स्टूडेंट हमारे पास होती है d2 माइनस d1 over t2 minus t1। You can find average speed by this formula। इस तरह स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। अब स्टूडेंट आपने याद रखना है, जब भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो उस केस में एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज बराबर होती हैं। आप बोलेंगे वो कैसे सर, एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे बराबर होती हैं? इंस्टेंटेनियस कोई से दो छोटे इंटरवल के दरमियान होती हैं। जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो जो एवरेज टोटल की वैल्यू आएगी वही आपकी इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आएगी। आप इंटरवल बना के, रेगुलर इंटरवल बना के ऑब्जर्व कर सकते हैं, टोटल और एक इंटरवल का आंसर सेम आएगा आपके पास। और स्टूडेंट इसी के साथ अगर बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेरिएबल, तो उस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी। और स्टूडेंट हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसा कि मैंने भी आपको बताया, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। The limiting value of the rate of change of displacement is called instantaneous velocity। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, बॉडी 0 से 5 मीटर तक गई है, जो एक इंटरवल, छोटे इंटरवल में जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक छोटे इंटरवल की वेलोसिटी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपने ये वाला बात भी याद रखनी है, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? स्टूडेंट अगर दो बॉडीज
रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कुछ यूं है, मैं आपसे यूं डिस्कस करता हूं। सपोज दैट हमारे पास एक ट्रेन है या एक कोई भी ट्रेन है जो कि हमारे पास, या कोई बस है जो कि 110 मीटर लॉन्ग है, मतलब इस बस की जो लेंथ है वो इतनी है, और बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। बस की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, और इसके ऑपोजिट एक बर्ड आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस बर्ड को कितना टाइम लगेगा इस बस को क्रॉस करने में। मतलब बर्ड यूं आ रहा है और बस ऐसे जा रही है, ऑपोजिट है दोनों, और बस की लेंथ 110 मीटर है टोटल। हाउ मच टाइम द बर्ड रिक्वायर्ड टू क्रॉस द बस। तो स्टूडेंट अगर मैंने टाइम फाइंड करना है तो टाइम इधर चला जाएगा, v इधर आ जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड की जगह रिलेटिव स्पीड आएगा। रिलेटिव स्पीड, दोनों ऑब्जर्वर्स की रिलेटिव स्पीड देखी जाएगी। अब डिस्टेंस कितना है जो बर्ड ने क्रॉस करना है, वो 110 मीटर है, और रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड की जाएगी? 100 को 10 में ऐड करके। आप बोलेंगे सर 100 को 10 में ऐड कब करना है? जब भी दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही हो, स्टूडेंट याद रखना है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होती है। मैं चेंज की बात नहीं कर रहा, मैं रिलेटिव की बात कर रहा हूँ। रिलेटिव हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 110 ओवर 110, तो आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। मतलब सिर्फ 1 सेकेंड के टाइम में जो बर्ड है वो इस बस को क्रॉस कर लेगा। और इसका ऑपोजिट केस है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में होंगी तो फिर रिलेटिव स्पीड जो है वो 100 माइनस 10 होगी। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट होती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हमेशा ऐड होती है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम फाइंड करते हैं v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1 से। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की भी हमारे पास डिफरेंट, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इसकी डायमेंशन lt माइनस 2 है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट इफ आई वांट टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी और टाइम सेम ना हो तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी पड़ेगी मुझे a1 t1 प्लस a2 t2 टोटल वेलोसिटी, और v जो है वो at1 के इक्वल होगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा t1 प्लस t2 इफ आई वांट टू कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैंने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एवरेज एक्सेलरेशन वैसे v1 प्लस v2 ओवर t1 प्लस t2 होगा, लेकिन v1 की जगह मैंने a1 t1 प्लस a2 t2 लिख दिया। एवरेज एक्सेलरेशन के अलावा स्टूडेंट हमारे पास, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल, वेलोसिटी के टाइम इंटरवल और टाइम के टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी। और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो लास्ट टाइम की तरह मैंने आपको बताया था कि उस केस में एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर होंगी। ठीक है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है, इन वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द लिमिटिंग वैल्यू, एक छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपको ये बात भी पता होना चाहिए, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, और हम कहते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर एक कार की वेलोसिटी कम हो रही हो तो फिर उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। इज ओके? तो उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। और इस केस में वेलोसिटी
और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। जिस तरह अगर एक कार ईस्ट में जाते हुए अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन वेस्ट में होगी, उसके ऑपोजिट होगी। इसी तरह स्टूडेंट आपने इससे रेलिवेंट कुछ और पॉइंट्स भी याद रखने हैं। वो कौन सा केस है जिसके अंदर वेलोसिटी जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी एक बॉडी की जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जैसे ही मैं एक गाड़ी को रोकता हूँ, सडन ब्रेक्स अप्लाई करता हूँ, फौरन से वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वेलोसिटी का चेंज जीरो नहीं हुआ। एक्सेलरेशन को हमेशा चेंज से देखा जाएगा। पहले वेलोसिटी 10 थी तो बाद में जीरो हुई, तो चेंज तो माइनस में आएगा। तो जब वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो तो ये वो केस है व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन अ मूविंग कार। इस तरह डियर स्टूडेंट आपको ये केस भी पता होना चाहिए व्हेन वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट एक्सेलरेशन इज जीरो। तो ऐसा कब होगा? अगर एक कार की वेलोसिटी कांस्टेंट हो 5 5 5 5 एंड सो ऑन, तो हर वक्त चेंज जीरो आएगा, तो वेलोसिटी जीरो नहीं है बट एक्सेलरेशन जीरो है व्हेन द वेलोसिटी ऑफ कार इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान आपको रिलेशन पता होने चाहिए। अगर एक बॉडी अपवर्ड जाएगी तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर मैं एक बॉडी को अपवर्ड फेंकूंगा तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होगी, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होगी जिसकी वैल्यू आएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, उसको मैं ड्रॉप करूंगा तो नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और उसकी एक्सेलरेशन फिर पॉजिटिव होगी +9.8 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये दो पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखने हैं। अब स्टूडेंट हम लोग इसी चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है हमारी बुक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट ये इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इन ग्राफ का एनालिसिस करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें y एक्सिस के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी है और x एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है। ये बेसिकली हमारे पास एक vt ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहली बात जो स्टूडेंट मैं आपको समझाने वाला हूँ, कोई भी ग्राफ आपके सामने आ जाए और अगर आपसे पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ दैट ग्राफ, तो किसी भी ग्राफ की स्लोप फाइंड करने का एक बड़ा ही जनरल फॉर्मूला है। स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डेल्टा y पे इस वक्त वेलोसिटी और डेल्टा x पे टाइम है, तो डेल्टा v ओवर डेल्टा t हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल होगा? डेल्टा v ओवर डेल्टा t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो vt ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताएगी? एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर इस ग्राफ में v की जगह d होता, d डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे t होता, तो फिर मैं करता डेल्टा d बाय डेल्टा t। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या बताती? वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह अगर इस ग्राफ में y एक्सिस पे वर्क होता और x एक्सिस पे टाइम होता, तो डेल्टा w ओवर डेल्टा t पावर आ जाता। तो किसी भी ग्राफ की स्लोप फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे स्टूडेंट। इसके अलावा स्लोप जो है वो डेल्टा y ओवर डेल्टा x से फाइंड की गई है, तो स्लोप के लिए आप ये भी कह सकते हैं डेट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। आप स्लोप को tan थीटा से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ बनाने वाला हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर ग्राफ है, दिस इज ग्राफ नंबर 1। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि कार की वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट है। अगर कार की वेलोसिटी हर वक्त कांस्टेंट है स्टूडेंट, इसका मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है स्लोप जीरो है, क्योंकि जब v कांस्टेंट होगा डेल्टा v जीरो होगा, तो डेल्टा v जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, मतलब स्लोप जीरो है। तो vt ग्राफ में एक्सेलरेशन का मतलब है स्लोप, ठीक है। और स्टूडेंट अगर मेरे पास ग्राफ यूं होगा तो ये वाला ग्राफ ये शो कर रहा है कि कार की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। अगर कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, मतलब 0 10 20 30 40, तो 40 से 30 का डिफरेंस 10, 30 से 20 का डिफरेंस 10। इस केस में जो कार की एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट बट पॉजिटिव, कांस्टेंट बट पॉजिटिव। अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखूंगा जो कि हमारा सेकंड नंबर ग्राफ है, इसको हम ग्राफ नंबर 2 कह लेते हैं, दिस इज सेकंड नंबर ग्राफ। इसी तरह डियर स्टूडेंट
मैं आपके सामने दो ग्राफ और बनाता हूँ, एक ग्राफ मैंने यूं बनाया और एक ग्राफ डी स्टूडेंट मैंने यूं बनाया। इसको मैं बोलता हूँ ग्राफ नंबर 3 और इसको मैं कहता हूँ ग्राफ नंबर 4। स्टूडेंट ग्राफ नंबर 3 में भी कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ नंबर 4 में भी कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेरिएबल इंक्रीज है, वेरिएबल इंक्रीज। इसमें भी कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और इसमें भी कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन डियर स्टूडेंट दोनों के इंक्रीज में फर्क है, वेरिएबल ग्राफ है ये दोनों। इसमें इंक्रीज इस तरह हो रहा है कि एक्सेलरेशन अगर आप देखें तो ये स्लोप नीचे की तरफ आ रही है, एक्स की तरफ मुड़ रही है। जब ये एक्स की तरफ मुड़ेगी, डेल्टा एक्स ज्यादा होगा तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, कम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, नेगेटिव नहीं होगी। मैं भी नेगेटिव की बात नहीं कर रहा आपसे। सपोज दैट एक गाड़ी 0 से 50 पे गई, 50 से 70 पे गई, एक इंटरवल 70, फिर 70 से 80 पे गई, तो 0 से 50 का डिफरेंस 50, 50 से 70 का डिफरेंस 20 और 70 से 80 का डिफरेंस 10। तो आप देख रहे हैं कि पहले एक्सेलरेशन 50 थी, फिर 20 थी, फिर 10 हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। तो जो ये वाला ग्राफ है ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। This graph will represent decreasing acceleration. Slope is decreasing. Is it okay? और ये वाले ग्राफ में स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये वाला ग्राफ v की तरफ मुड़ रहा है। तो अगर v वाली चीज डेल्टा v बड़ा होगा तो इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है जी स्टूडेंट, देखें जब भी ये वाला ग्राफ x वाली लाइन की तरफ बेंड हो रहा है, जब भी ग्राफ x की तरफ बेंड होगा इस वाली की तरफ, तो स्लोप कम होगी, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। जब भी ग्राफ y की तरफ बेंड होगा तो हमेशा स्लोप बढ़ेगी। ठीक है, स्लोप बढ़ने का मतलब है एक्सेलरेशन बढ़ेगी। तो ये वाला ग्राफ शो कर रहा है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को, ये वाला डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, और ये वाला ग्राफ शो कर रहा है हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन को। अगर हम नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएं इसी के अंदर, तो वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ यूं बनेगा ऐसे। इस वाले केस में जो स्लोप है वो हमारे पास नेगेटिव आएगी, और ये वाला जो ग्राफ है वो हमारे पास नेगेटिव स्लोप का होगा। तो इसमें हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव कांस्टेंट, जो ये वाला ग्राफ है। तो स्टूडेंट इन ग्राफ को आप लोगों ने याद रखना है। अगर यहाँ पर मेरे पास v की जगह d होता, d, तो फिर हमारे पास यही वैल्यू जो है स्लोप एक्सेलरेशन के बजाय वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती। तो ये पॉइंट स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखना है। इसी से रेलिवेंट मैं आपसे क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, एमसीक्यू की फॉर्म में ये क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहता हूँ स्टूडेंट हमारे पास ये एक ग्राफ है जो कि dt ग्राफ है, नॉट vt, dt ग्राफ है। ये वाली वैल्यू पहले हमारे पास ऐसे है, देन यूं है, और देन ऐसे है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास B, और यहाँ पर एक पॉइंट है C। तो स्टूडेंट मेरा आपसे सवाल है कि एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, किस पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी। स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रही है, x की तरफ मुड़ रही है, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे स्लोप बढ़ रही है, y की तरफ मुड़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो करेगा। सो एट पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग होगी। तो इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन आप लोगों ने इस टॉपिक के अंदर याद रखने हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर हमारे पास एक VT, मैं कुछ VT ग्राफ आपके सामने बनाता हूँ, जिस तरह एक ये VT ग्राफ है। अगर VT ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो वो यूं बनेगा ऐसे। अब इस VT ग्राफ के एरिया अंडर कर्व अगर आप फाइंड करें तो इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमारे पास ये है, दिस इज। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इस ग्राफ का जब आप एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो ये एक रेक्टेंगल आएगी, और रेक्टेंगल का एरिया आप निकालेंगे लेंथ इंटू विड्थ, स्पीड इंटू टाइम, एंड स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो VT ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व है वो आपको डिस्टेंस कवर्ड बताता है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। इसी तरह स्टूडेंट अगर आपके पास इसके बजाय हमारे पास अगर ग्राफ यूं बना होता स्टूडेंट, इस तरह वाला ग्राफ होता, तो फिर इसी VT ग्राफ का एरिया अंडर कर्व हमारे पास क्या आता। अगर ग्राफ कुछ इस फॉर्म में होता तो फिर इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या होता, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल
जो हमारे पास क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट v इंटू टी इज ओके, तो हम इसका फिर 1/2 v एवरेज स्पीड इंटू टाइम आता विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है एरिया अंडर वी टी ग्राफ गिव यू डिस्टेंस कवर्ड, ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। स्लोप क्या बताती है ग्राफ का, अगर सिंपल शॉर्टकट है, अगर आप किसी भी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व फाइंड करना चाहते हैं तो आप वाई एक्सिस वाली चीज को एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करके देखें क्या बन रहा है। अगर हमारे पास डी टी ग्राफ होता तो डी और टी को मल्टीप्लाई करने से कोई क्वांटिटी नहीं बन रही, तो डी टी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जो है वो आपको कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी की वैल्यू नहीं बताएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ। इस टॉपिक के बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास 3 स्पेसिफिक इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, लेकिन ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की कुछ लिमिटेशन है, ये मैथ्स के इंडिपेंडेंट है, ये तभी फॉलो होंगी अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट बॉडीज, और ये तभी अप्लाई होंगे अगर बॉडी की मोशन लीनियर होगी, ठीक है। ये इनके आपने याद रखनी कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती हैं। अगर आप देखें स्टूडेंट तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं आ रहा, फर्स्ट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस नहीं आ रहा। सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो सेकंड इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम। सेकंड इक्वेशन आप कब यूज करेंगे, जब आपने डिस्टेंस पता करना होगा विद टाइम। अगर आप थर्ड में देखें तो डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसमें टाइम नहीं आ रहा। अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो विदाउट टाइम तो हम हमेशा थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स इन इक्वेशन का सबसे बड़ा मेन रोल ये है कि आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर कौन सी इक्वेशन सुटेबल है गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। अगर आपने ये सीख लिया तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने याद रखनी है। स्टूडेंट इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन के रेफरेंस से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ। जिस तरह हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस कर लेता हूँ आपसे। व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम 100 मीटर height, then after 2 seconds what is its distance from ground, उसका ग्राउंड से डिस्टेंस क्या होगा 2 सेकेंड के बाद। स्टूडेंट देखें जब उसने बोला है व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, तो बॉडी इज ड्रॉप्ड का मतलब है उसने जब भी कोई टर्म आ जाए बॉडी इज ड्रॉप्ड, अ बॉडी इज रिलीज्ड, अ बॉडी इज फ्री फॉल, उसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मतलब यहाँ पर भी आप वी आई को 0 कर देंगे, अगर फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन यूज करनी तब भी वी आई को 0 कर देंगे, थर्ड यूज करनी तब भी वी आई को 0 कर देंगे। अगर बोलेगा इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड और अ बॉडी इज रिलीज्ड, याद रखना है इस पॉइंट को आपने। तो स्टूडेंट इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ 60 मीटर, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 40 मीटर, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 80 मीटर और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 20 मीटर। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यहाँ पर हमने इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, वी आई 0 हो गया, आपको हाइट गिवन है और आपको टाइम गिवन है। अगर डिस्टेंस के साथ टाइम गिवन हो तो मोस्ट सुटेबल इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम अप्लाई करेंगे तो S इज इक्वल टू वी आई 0 है, T ये 0 हो जाएगा, हाफ, और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन की जगह g आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। g की वैल्यू को मैं 10 ले लेता हूँ और t की वैल्यू आफ्टर 2 सेकेंड
2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 20 मीटर। तो आप फौरन से बोलेंगे सर आंसर 20 मीटर है, लेकिन डियर स्टूडेंट आंसर 20 मीटर नहीं है। आंसर 20 मीटर में ये होता तब होता अगर वो कहता आफ्टर 2 सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द बॉडी। तो उसको मैंने कितनी हाइट से फेंका है, मैंने उसको 100 मीटर हाइट से नीचे फेंका है। मतलब ये वाली हाइट कितनी है, 100 मीटर, 100 मीटर। और 2 सेकंड के बाद उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 20 मीटर। लेकिन मैंने क्वेश्चन का क्या क्या पूछा है कि वो ग्राउंड से कितनी दूर है, तो ग्राउंड से वो अभी भी कितनी दूर है, 80 मीटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगी 80 मीटर। अगर मैं आपसे कहता हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 2 सेकंड, तो स्टूडेंट आप क्या करते, फिर आप 20 मीटर आंसर बोलते। लेकिन मैंने पूछा हाउ मच व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब उसका कितना डिस्टेंस होगा आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम ग्राउंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, 80 मीटर। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी टेक्निकल पॉइंट जो कि आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, आफ्टर, अगर मैं आपसे कहूँ आफ्टर n सेकेंड, मतलब ये तो आफ्टर 2 सेकेंड है, फॉर nth सेकेंड, फॉर nth सेकेंड। nth सेकेंड का स्टूडेंट मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बॉडी ने तीसरे सेकंड में, मतलब दूसरे और तीसरे के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इसके लिए आप उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, vi प्लस a बाई 2n-1। इसमें ये इस n वाली वैल्यू की जगह जब मैं आपसे ये कहूंगा कि आफ्टर 2 सेकेंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये देखें अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ तो vi हमारे पास क्या है 0, g की जगह 10, आफ्टर 2 सेकेंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सॉरी इन 2 सेकेंड, इन सेकेंड बॉडी ने जो दूसरे वाला सेकेंड था उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10/2 5, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 15 मीटर आएगा। मतलब आफ्टर 2 सेकेंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 20 मीटर। और इन सेकेंड, इन मतलब दूसरे सेकेंड के अंदर, आफ्टर और दूसरे सेकंड के अंदर, ये दो डिफरेंट बातें हैं। तो दूसरे सेकंड के अंदर बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 15 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इन इक्वेशन ऑफ मोशन से रेलिवेंट आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अगर आपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करना सीख लिया कि कहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, तो ये टॉपिक आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल हैं जहाँ पर बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। मतलब हमारी डेली रूटीन के अंदर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं टू सॉल्व सम बेसिक थिंग्स। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले न्यूटन्स के 3 बेसिक लॉ हैं। जब हम सबसे पहले न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। Newton first law of motion is also called law of inertia. Every body at rest remain at rest. Every body in motion remain in uniform motion unless an unbalanced external force acts on it. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने पहली दफ़ा हमें फोर्स की डेफिनेशन बताई कि फोर्स एक वो एजेंसी है जो कि बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में ले आती है और मोशन को रेस्ट में ले आती है। डिफाइन फोर्स, सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया में और इनर्शिया में फर्क है। मैस इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मैस ज्यादा होगा, इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस शो करती है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक बॉडी जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना मुश्किल है, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना मुश्किल है। तो जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस शोन बाय द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। इसी तरह डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ के रेफरेंस से आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जिनमें बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ की बात करते हैं। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट, वो हमें ये बताता है कि एक्सेलरेशन, जब भी आप एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, जब मैं एक बॉडी जिसका मैस m है, जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा
तो वो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। इधर ओके, ये जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी ये इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर ओके, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी बॉडी में एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी, जितना मैस हैवी मैस होगा उतनी एक्सेलरेशन बॉडी में कम होगी। तो यहाँ से हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ बनता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। ये लॉ हमें ये बताता है अगर बॉडी का, अगर आप इसको देखें इस इक्वेशन को, अगर एक बॉडी पे लगने वाली फोर्स कांस्टेंट हो, लेट अस सपोज, तो अगर फोर्स की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी, इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होगी तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और m इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की जो रेशो है वो मैसेस के रेशो के इन्वर्स होगी अगर फोर्स कांस्टेंट होगी। और इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन F1 ओवर F2, देन F1 ओवर F2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2। ठीक है, तो स्टूडेंट जो बेसिक मेन पॉइंट आपने याद रखना है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को रेशो की फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वेशन कुछ यूं लिखी जाएगी, F1 ओवर F2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाय A1 ओवर A2। ठीक है, इस इक्वेशन से रेलिवेंट MCQ आपसे पूछा जा सकता है। मतलब इस इक्वेशन में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक बॉडी पे लगने वाली फोर्स इतनी है, उसका मैस इतना, उसमें एक्सेलरेशन इतनी है। एक दूसरी बॉडी पे मैं का मैस इतना, उस पर फोर्स इतनी लगाई, तो बताएं उसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी। मैं इस टॉपिक से रेलिवेंट इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फोर्स की बात हो रही तो इसी के साथ मैं आपको छोटी सी बेसिक टर्म भी बताना चाहता हूँ जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। स्टूडेंट, अगर मेरे पास दो मैसेज हैं, लेट अस सपोज एक सरफेस है मेरे पास, उसके ऊपर एक ये वाला मैस है M1, दिस इज मैस M1 एंड दिस इज मैस M2। एक सरफेस के साथ ये यहाँ पर दो मैसेज हैं, मैंने ये फोर्स लगाई है इसके ऊपर, दिस इज कॉल्ड बेसिक फोर्स, जो मैंने M1 पे लगाई है और ये M2 है। तो स्टूडेंट मेरा आपसे सवाल है, मैंने तो फोर्स M1 पे लगाई है, तो वो फोर्स जो M1 M2 पे लगाएगा, मीन्स वो फोर्स जो 1 वाला 2 पे लगाएगा, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए फोर्स लगी किस पे, 2 पे, उसको हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से M2A। फोर्स M2 पे लगी है ना, तो F इज इक्वल टू MA। लेकिन उस फोर्स की एक्सेलरेशन क्या है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F, दिस टोटल फोर्स, ओवर M1 प्लस M2 टोटल मैस। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब स्टूडेंट आपने पहले ये बुक में चीज़ नहीं पढ़ी होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है? जब दो मैसेज, ये देखें ये वाली फोर्स M1 पे लग रही है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि M1 M2 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, डेट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। उन दो चीज़ों के दरमियान जो आपस में अटैच हैं, तो फोर्स M2 पे फाइंड करनी है आपने, जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है M2A, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन में क्या आएगा? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मैस। दिस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द टोटल सिस्टम, टोटल फोर्स ओवर टोटल मैस। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे कि जो M2 है उसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास 3 मैसेज हों तो फिर यहाँ पर हमारे पास टोटल फोर्स और यहाँ पे आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। तो कॉन्टैक्ट फोर्स भी आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। इस तरह डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करते हैं, दैट एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह पता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमें ये कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, every action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction। एक्शन और रिएक्शन आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम बॉडी के ऊपर नहीं होते। अगर मैं एक बॉल को दीवार की तरफ थ्रो करूंगा तो बॉल दीवार के ऊपर एक्शन की फोर्स लगाएगी और फिर बाउंस बैक होगी, तो रिएक्शन की मतलब एक्शन की फोर्स दीवार पे लगी और रिएक्शन बॉल पे हुआ तो बॉल वापस आ गई। तो एक्शन और रिएक्शन नेवर बैलेंस ईच अदर, क्योंकि दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे होते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट। इसके बाद हम बुक के रेफरेंस से बात करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? स्टूडेंट मोमेंटम है हमारे पास, इसको स्मॉल p से शो करते हैं,
मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, और जो मोमेंटम है वो डिपेंड किस पे करता है, मैस और वेलोसिटी पे। अगर दो बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम है तो जिस बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उस बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। अ बॉडी ऑफ ग्रेटर मैस विल हैव ग्रेटर मोमेंटम। अगर दो बॉडीज़ के मैस सेम हैं, इफ़ द मैस ऑफ टू बॉडीज़ इज़ कांस्टेंट, अगर दो बॉडीज़ के मैस सेम हैं तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी स्टूडेंट उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम मोमेंटम से रिलेवेंट एक एमसीक्यू की बात करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक बॉल है जिसका मैस 2 किलोग्राम है। अ बॉल ऑफ 2 किलोग्राम जिसका मैस क्या है, 2 किलोग्राम, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड की। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूँ कि आफ्टर द टाइम ऑफ 1 सेकेंड व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ द बॉल। मैंने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, then after 1 second what is the momentum of the ball। तो स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला है mv, लेकिन मैंने यहाँ पर मोमेंटम नहीं पूछा, मैंने आफ्टर 1 सेकेंड पूछा है। तो आपको आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी पता होनी चाहिए, तभी आप मोमेंटम कैलकुलेट कर पाएंगे। m तो आपको पता है लेकिन v नहीं पता कि आफ्टर 1 सेकेंड v क्या है। तो आफ्टर 1 सेकेंड v हम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। आप बोलेंगे सर आप फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने कहीं भी डिस्टेंस की बात नहीं की। सेकंड और थर्ड के अंदर डिस्टेंस आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई 20 है। एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास आ जाएगा 10 और टाइम की जगह हमारे पास यहाँ पे -10 आएगा क्योंकि बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। 20 - 10 हमारे पास V10 आ जाएगा। तो VF की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगी। जब मैं VF को यहाँ पुट करूँगा तो 2 × 10 हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जब आप उसको इस न्यूटन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड आएगा। तो इस तरह मोमेंटम से रेलिवेंट आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। अगर मैं मोमेंटम को सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से रिलेट करूं तो जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है वो हमारे पास है F इज इक्वल टू ma ओवर डेल्टा टी। दिस इज ओनली ma। न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma, और इसमें जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास m इंटू डेल्टा वी, ये m और डेल्टा वी आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, चेंज इन मोमेंटम। सो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर डेल्टा टी। तो दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, फोर्स का और मोमेंटम का रिलेशन। अगर एक बॉडी फ्री फॉल होगी तो फ्री फॉल बॉडी के और जो फोर्स है वो वेट के इक्वल होगा, और इस केस में हमारे पास जो फोर्स है उसकी जगह वेट आ जाएगा, एंड द वेट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। तो फोर्स का मोमेंटम से क्या रिलेशन है स्टूडेंट, ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास अगर मैं इस टाइम को इधर ले जाऊँ तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इंटू डेल्टा टी is equal to change in momentum. When a very large force acts on a body for a very short time, the product of force and time is called impulse, and this impulse is equal to change in momentum. This impulse is equal to change in momentum. When a very large force acts on a body for a very short time, then this is called impulse. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि impulse क्या होता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये होता है क्या हर मूविंग बॉडी के पास इम्पल्स होता है, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। इम्पल्स के लिए दो केस आपने याद रखनी है। अगर एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो, अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी तो स्टूडेंट डेल्टा वी जीरो होगा, और डेल्टा वी जीरो होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या है, एम डेल्टा वी। तो फिर चेंज इन मोमेंटम भी जीरो होगा, और चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा तो इम्पल्स जीरो होगी। मतलब अगर एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी इम्पल्स जीरो होगी। लेकिन अगर एक बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, अगर एक बॉडी की स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में स्टूडेंट क्या होगा, डेल्टा वी जीरो नहीं होगा, और अगर डेल्टा वी जीरो नहीं होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा और बॉडी के पास इम्पल्स होगा।
सो अ मूविंग बॉडी मे और मे नॉट हैव इम्पल्स, इट डिपेंड ऑन कि आया कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है या उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं फोर्स टाइम ग्राफ से चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। अगर स्टूडेंट मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास फोर्स है और एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास टाइम है, और इस ग्राफ का अगर हम एरिया अंडर कर्व देखें तो इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व एक ट्राइंगल आएगी, तो इसका एरिया अंडर कर्व हमारे पास क्या बनेगा 1/2 फोर्स इंटू डेल्टा टी। दिस एवरेज फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम which is also is equal to impulse. So area under force time graph के ज़रिए आप मोमेंटम का चेंज या इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, देन बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है और बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो के इक्वल होता है। याद रखिएगा, ये तीन कंडीशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, इसका मतलब है जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। स्टूडेंट अगर हम बुक की फिगर को फॉलो करें तो बुक हमारी कहती है अगर एक बॉल जिसका मैस m1 है और जिसकी स्पीड हमारे पास v1 है, वो एक दूसरी बॉल m2 से टकराती है जिसकी स्पीड v2 है, तो टकराने के बाद इसकी स्पीड v1 प्राइम हो जाती है और इसकी स्पीड चेंज होकर v2 इंटरचेंज हो जाती है स्पीड आपस में। तो जब मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पर आएगा m1v1 प्लस m2v2। मोमेंटम दोनों बॉल्स का बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये दोनों बॉल्स का मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जिससे रेलिवेंट कई डिफरेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जिस तरह स्टूडेंट अगर मैं इसी टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन करूं तो मैं आपसे क्वेश्चन यूं कर सकता हूं इस टॉपिक में m1v1 प्लस m2v2 इसमें से कि अगर मेरे पास लेट अस सपोज एक ब्लॉक है जिसका मैस m1 है, वो v1 से मूव कर रहा है और वो एक दूसरे ब्लॉक से टकराता है। ये एक सेकंड ब्लॉक है जिसका मैस m2 है, इससे लाइट मैस में कम है और ये रेस्ट पर है। टकराने के बाद ये दोनों ब्लॉक्स m1 और m2 एक ही स्पीड से आगे जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन वेलोसिटी। तो इनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद होगा तो हम इनकी कॉमन वेलोसिटी आराम से निकाल लेंगे। वो कैसे स्टूडेंट्स? देखें, बड़ी सिंपल सी बात इसमें मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम v2 0 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m1v1, ये वाला v2 0 हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी कॉमन है तो v1 प्राइम की जगह भी v आएगा और v2 प्राइम की जगह भी v आएगा, तो इन दोनों में v कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा m1v1 ओवर m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि कॉमन वेलोसिटी से रेलिवेंट आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल भी मौजूद है, आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह आना चाहिए। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये टॉपिक मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, हमारी बुक आगे जाके लिखती है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस का टॉपिक स्टूडेंट हमें ये बताता है, इसको मैं यूं मेंशन कर देता हूं, मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। डियर स्टूडेंट मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस का टॉपिक हमें ये बताता है कि जब कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड होता है
तो वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करता है। वो कैसे स्टूडेंट? सपोज डैट हमारे पास एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब है जिसका मास m है और ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है, m1 और m2। वन इज m1, सेकेंड वन इज m2। ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हुआ है। एक मास, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये जो m है ये जिस वेलोसिटी के साथ आ रहा था, दिस वेलोसिटी इज v। तो जब मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करूंगा तो बिफोर एक्सप्लोजन इसका मोमेंटम क्या था? मैंने बॉम्ब को फेंका तो उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, mv। आफ्टर एक्सप्लोजन वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, इस हिस्से की वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, तो यहाँ पे आफ्टर एक्सप्लोजन m1 v1 प्लस m2 v2। ये मैंने उस एक्सप्लोजिव बॉम्ब के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। उसके जितने भी फ्रैगमेंट्स बनेंगे उनका सम जो है वो हम बाद में लिखेंगे। सो बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम। अब स्टूडेंट अगर मैं इसी को न्यूमेरिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करके दूं आपसे, मैं आपसे कहता हूं लेट अस सपोज ये वाला मास 16 किलोग्राम है, दिस मास इज 16 किलोग्राम। और सपोज करें डियर स्टूडेंट ये 16 किलोग्राम वाला मास जो है ये रेस्ट पे है एक वक्त के लिए, कि ये स्टार्ट में रेस्ट पर, ये एक्सप्लोड हुआ है दो हिस्सों में, एक हिस्से का मास 12 किलोग्राम है और एक का मास हमारे पास 4 किलोग्राम है। जो 12 किलोग्राम वाला मास है इसकी स्पीड हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड है, तो आपने 4 किलोग्राम वाले मास की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, स्पीड नहीं। मैंने आपसे क्या पूछ लिया? यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट आप कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको इसका V2 पता होना चाहिए। अब 16 किलोग्राम मास एट रेस्ट मैंने बोला है स्टेटमेंट में, तो अगर इसकी स्पीड 0 है तो m1 कितना है 12 और इसकी स्पीड क्या है 4, m2 कितना है हमारे पास 4 और इसकी स्पीड हमें नहीं पता, तो 12 इंटू 4 48, इधर आके -48 हो जाएगा, और जब ये वाला 4 इससे डिवाइड होगा तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? अब मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। इसकी फाइंड करनी है, इसका मास 4 है और इसकी स्पीड -12 का स्क्वायर है, तो -12 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 144। 144 को आप 2 से डिवाइड करें, 144 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 72 आएगा, और जब आप 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा 288 जूल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से रेलिवेंट पूछे जा सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसी टॉपिक के अंदर हमारी बुक में गन और बुलेट की एग्जांपल है। एक गन मेरे पास रेस्ट पर है, जब मैं गन की और बुलेट की एग्जांपल यहाँ पर लूँगा, गन और बुलेट, मेरे पास एक गन है जिसका मास m है वो रेस्ट पर है, और एक बुलेट है उसके अंदर बुलेट भी रेस्ट पर है। बिफोर फायरिंग जब मैं फायर करूँगा फायर, तो बुलेट का मास m है, बुलेट स्पीड v से आगे जाएगी, और जो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन जो है वो पीछे को आएगी, डैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, और फाइनल मोमेंटम तभी 0 होगा अगर बुलेट आगे गई है तो गन पीछे को आएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैंने रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी हो तो स्टूडेंट v प्राइम मैं कैसे निकालूंगा? mv माइनस mv, ये तो 0 हो गए, इधर आके माइनस mv हो जाएगा ओवर कैपिटल M। तो इसका मतलब है रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम होगी जितनी गन्स को आप वजनी बनाएंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा राइफल और गन्स बहुत वजनी होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप फायर करें तो वो रिकॉइल कम हो, पीछे को कम आए, ताकि ग्रिप अच्छी हो। उसके लिए रिकॉइल वेलोसिटी को कम करने के लिए हमें गन के मास को बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। मास ऑफ गन इज ग्रेटर देन मास ऑफ गन इज ग्रेटर देन मास ऑफ बुलेट। इज इट ओके स्टूडेंट? इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क होता है। ये कोलिजन की दो टाइप्स हैं स्टूडेंट। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन होती है जिसके अंदर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। जब मैं एक बॉल को फेंकूंगा और वो ऑलमोस्ट उसी हाइट तक आएगी तो मैं बोलूँगा ये इलास्टिक कोलिजन है। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई हो सकता है। वो कौन सा लॉ है स्टूडेंट? वो ये वाला लॉ है, हाफ m1 v1 स्क्वायर
बिफोर कोलिजन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर। जिस तरह मोमेंटम के ऊपर लगाया था वैसे ही मैं अब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर लगा रहा हूँ m2 v2 प्राइम स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और इन इलास्टिक कोलिजन स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन। तो स्टूडेंट इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास जो है वो ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन्स कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। लेकिन स्टूडेंट आपने याद रखना है, भला इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों कोलिजन्स के अंदर टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम, टोटल एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, दे ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। क्योंकि टोटल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी बट टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक का फर्क बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। डियर स्टूडेंट, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बुक में एक टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जब दो बॉल आपस में टकरा कर उसी डायरेक्शन में आगे जाएंगी, तो अगर आपके सामने ये वाली फिगर मौजूद है तो v1 बिफोर कोलिजन वेलोसिटी और v2 भी बिफोर कोलिजन है m2 की, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम के इक्वल होगी। हमारी बुक में प्रूव है। ये v1 प्राइम और v2 प्राइम क्या है, ये आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है। तो इस v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम को स्टूडेंट मैं क्या बोलूँगा, relative velocities of two balls, relative velocities after separation, कोलाइड होने के बाद। मैं relative velocity का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया, जब भी दो चीजें सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो उनके relative velocity एक दूसरे से माइनस होंगी। v1 माइनस v2 हमारे पास स्टूडेंट क्या है, दिस इज relative velocity आफ्टर बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, इज इट ओके। अब स्टूडेंट देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि v1 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड थी और v2 जो है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड है, तो कोलाइड होने के बाद ये 6 हो जाएगी और ये 10 हो जाएगी। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे 10 माइनस 6 लिखूंगा तो 4 आएगा, अगर यहाँ पे मैं 6 माइनस 10 लिखूंगा तो माइनस 4 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा। ये इक्वेशन शो करती है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि बॉल ऑपोजिट जाएंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन का वर्ड बेसिकली ये शो कर रहा है, इसको 10 माइनस 4, 10 माइनस 6 अगर 4 है तो ये माइनस साइन जो है वो इसको भी 4 के इक्वल कर रहा है, यहाँ पर ये माइनस साइन इस मीनिंग में आ रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन से रेलिवेंट आपको पता होना चाहिए, आफ्टर कोलिजन अगर आप v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, v1 प्राइम इज इक्वल टू 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 v1 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। और इसी के साथ स्टूडेंट हमारे पास है v2 प्राइम, अगर हम निकालना चाहते हैं तो v2 प्राइम हम कैसे निकालेंगे, 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, और यहाँ पर हमारे पास आएगा m2 माइनस m1। इन तमाम फॉर्मूलों से रेलिवेंट आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो स्टूडेंट ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि v1 प्राइम की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और v2 प्राइम की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे रेलिवेंट हमारे पास कुछ केसेस भी हैं। केस नंबर 1 है हमारे पास, अगर m1 और m2 इक्वल मैसेज की बॉल आपस में टकराएं और v2 0 के इक्वल ना हो, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 और v2 प्राइम इज इक्वल टू v1, जिस तरह के आप देख रहे हैं। v1 प्राइम किसके इक्वल है, v2 के, और v2 प्राइम किसके इक्वल है, v1 के, ठीक है। इस तरह डियर स्टूडेंट, इससे रेलिवेंट हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस हमें ये कहता है कि अगर दो इक्वल मैसेज की बॉल आपस में टकराएं लेकिन v2 0 के इक्वल हो, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट,
इस केस में जो v1 प्राइम है वो टकराने के बाद रेस्ट पर आ जाएगा और v2 प्राइम उसी की स्पीड से आगे जाना शुरू हो जाएगा। v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। ये सेकंड वाला केस है, ये हमारी बुक के अंदर प्रूव है। थर्ड वाला केस हमें ये कहता है व्हेन अ मैसिव बॉल कोलाइड, व्हेन अ m1 मैसिव बॉल कोलाइड विद अ लाइट बॉल। तो जो लाइट बॉल है m2 उसके मैस को हम निग्लिजिबल ले लेंगे एंड लाइट बॉल इज एट रेस्ट। तो फिर क्या होगा, मैसिव बॉल उसी स्पीड से आगे जाती रहेगी, लेकिन जो लाइट बॉल है वो पहले से डबल स्पीड से आगे जाएगी। मतलब एक मैसिव बॉल एक लाइट बॉल से टकराई है और लाइट बॉल रेस्ट पर है, तो टकराने के बाद लाइट बॉल डबल स्पीड से आगे जाएगी, मैसिव बॉल उसी स्पीड से आगे जाती रहेगी। और इसका लास्ट केस है हमारे पास केस नंबर 4, जो हमें ये कहता है कि व्हेन लाइट बॉल कोलाइड विद अ मैसिव बॉल एट रेस्ट। तो लाइट बॉल, अब यहाँ पर m1 जो लाइट बॉल है उसका मैस 0 होगा और मैसिव बॉल रेस्ट पर है तो v2 की जगह 0 आएगा। अब क्या होगा, जब लाइट बॉल मैसिव बॉल से टकराएगी तो टकराने के बाद लाइट बॉल वापस बाउंस बैक हो जाएगी और मैसिव बॉल जो है वो उसी जगह पे रहेगी, वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगी।